नमस्कार, गुड मॉर्निंग। ये आज से हमारा प्रारंभ होता है पेट पीईटी का स्पेशल प्रैक्टिस सेट। तो जिन बच्चों को पेट में परीक्षा देनी है, नेक्स्ट मंथ में शायद परीक्षा है पेट की, तो पीईटी का हिंदी का स्पेशल ये बैच प्रारंभ हो गया है और इस बैच से आप सब लोग जुड़ जाइए। अपने मित्रों परिचितों को भी इस बात की जानकारी दे दें कि यह रेगुलर बैच चलेगा, निरंतर ये आपको प्रतिदिन एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा। तो चलते हैं, आज का पहला सेट शुरू करते हैं। ये पैराग्राफ पर आधारित क्वेश्चन आते हैं, इसमें आप ध्यान रखिएगा, इसमें पैराग्राफ आएगा, एक गद्य का एक पद्य का, या एक भी आ सकता है। क्वेश्चन होंगे 10। अभी इस प्रकार का कोई सटीक अनुमान नहीं है, लेकिन 10 या 15 प्रश्न इसमें होंगे। इसमें 2 पैराग्राफ होंगे, एक काव्य का एक गद्य का, या एक ही पैराग्राफ होगा। तो ये आपको ध्यान रखिएगा, पैराग्राफ पढ़ना है। आज विश्व भर में पैराग्राफ पढ़ेगा। आज विश्व भर में बेकारी ने विकराल रूप धारण कर लिया है, कर रखा है। ये समस्या भारत को भी घुन की तरह खाए जा रही है। बेकारी का वास्तविक अर्थ है आजीविका कमाने में या तो असमर्थ होना या बना दिया जाना। इस समस्या का एकमात्र कारण आज की शिक्षा प्रणाली है, जो केवल अंग्रेजी, यानी इस समस्या का जो एकमात्र कारण है वो आज की शिक्षा प्रणाली है, जो केवल अंग्रेजी शिक्षा पर बल देती है। यह केवल पुस्तकीय ज्ञान देती है, व्यावहारिक ज्ञान का इसमें सर्वथा अभाव है। आज देश भर में 2 तरह की बेकारी है। कौन सी? शिक्षितों की बेकारी और अशिक्षितों की बेकारी। शिक्षित वर्ग केवल कार्यालय में बैठकर कलम चलाना ही, यानी कार्यालय में बैठकर कलम चलाने में ही विश्वास रखता है और कोई छोटा काम नहीं करना चाहता। जो अशिक्षित है वो काम की तलाश में कहाँ आता है? शहर में आता है और काम न मिलने पर बेकार रहता है। इस समस्या का हल केवल यही है कि शिक्षित वर्ग के लिए शिक्षा प्रणाली में संशोधन किया जाए, सुधार किया जाए, और अशिक्षित वर्ग गांव में ही रहकर खेती बाड़ी का काम देखे। जब प्रश्न आपके पास पैराग्राफ से आते हैं, विशेषकर गद्य के, तो समझ लो आपका टाइम बहुत ज्यादा उसमें खर्च होता है। इसको पढ़ने में ही 5 मिनट चाहिए, फिर इस पे 5 क्वेश्चन आधारित हैं, तो हर बार आपको पढ़ना पड़ेगा, तो हर बार 5-5 25 मिनट तो यही हो गया। तो इसके लिए जरूरी है पढ़ते समय जो अनिवार्य लगे प्रैक्टिस करते रहें, जैसे हमने टिक किया है। जो आपको अनिवार्य लगे उसको टिक कर लें और इसको बड़ा मनः मस्तिष्क में रखने। नियम तो ये होता है कि सबसे पहले सारे क्वेश्चन पढ़ लो जिस पर आधारित हैं, फिर पैराग्राफ पढ़ो। क्वेश्चन दिमाग में है, आप टिक लगाते जाओगे। तो पहला दिखेगा, कौन सी समस्या भारत को घुन की तरह खाए जा रही है? अशिक्षा की समस्या, गरीबी की समस्या, या बेकारी की समस्या, या किस बात की समस्या घुन की तरह खाई जा रही है? तो कौन सी समस्या? बेकारी की समस्या, क्योंकि इस पैराग्राफ के अनुसार बेकारी की समस्या घुन की तरह खाए जा रही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर वही पैराग्राफ जो आपका टिक लगा था, उसी पर ध्यान रखिएगा कि आज की शिक्षा प्रणाली में किसका अभाव है? नैतिक ज्ञान का अभाव है, हिंदी का अभाव है, अंग्रेजी का अभाव है, या व्यावहारिक ज्ञान का अभाव है? तो आज की शिक्षा प्रणाली में किस चीज का अभाव है? पैराग्राफ के अनुसार व्यावहारिक ज्ञान का अभाव है। सिर्फ पुस्तकीय ज्ञान हमको इससे प्राप्त होता है। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं, जो कि इसी पैराग्राफ पे आधारित है। बेकारी की समस्या का जो एकमात्र कारण क्या है? शिक्षा प्रणाली, धर्म प्रणाली, जीवन प्रणाली, या राजनीतिक प्रणाली? तो आपको बताया था क्या इसमें एक कारण है जो इसको बेकारी की समस्या को बढ़ाए हुए है। तो बेकारी की समस्या के लिए शिक्षा प्रणाली, क्योंकि शिक्षा प्रणाली केवल अंग्रेजी शिक्षा पर बल देती है और व्यावसायिक शिक्षा पर नहीं। अगले प्रश्न पे देखते हैं,
कौन सा वर्ग काम की तलाश में गांव से शहर आता है? शिक्षित वर्ग, अशिक्षित वर्ग, उच्च वर्ग, या इनमें से कोई नहीं? तो आपको पता है गांव से शहर में काम की तलाश में अशिक्षित वर्ग आता है। शीघ्रता के साथ इन प्रश्नों को हल करना है, क्योंकि पैराग्राफ पढ़ने में ही बहुत समय लग जाता है। इसलिए कोशिश करें जितनी जल्दी इन प्रश्नों को हल करने का अभ्यास कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, शिक्षा प्रणाली किस पर बल देती है? अंग्रेजी शिक्षा पर, नैतिक शिक्षा पर, ग्रामीण शिक्षा पर, या सामाजिक शिक्षा पर? अंग्रेजी शिक्षा पर। यदि आपने ढंग से पैराग्राफ पढ़ा है तो इसको हल करने में, इन 5 प्रश्नों को हल करने में मुश्किल से 1 से 1.5 मिनट का समय लगेगा मैक्सिमम। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो पैराग्राफ पर आधारित नहीं है। पथ भ्रष्ट में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, द्वंद्व, या तत्पुरुष, या कर्मधारय? पथ भ्रष्ट में कौन सा समास होगा? शीघ्रता से इसका जवाब दें, फिर हम आपको बताते हैं। तो इसमें तत्पुरुष समास है। पथ भ्रष्ट में कौन सा तत्पुरुष होता है? अगर तत्पुरुष के अंदर की बात की जाए, अपादान तत्पुरुष। ध्यान दीजिएगा, तत्पुरुष के 6 उपभेद होते हैं। तत्पुरुष के 6 उपभेद होते हैं, ये आपको अपने संज्ञान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से त्रुटि वाले भाग को चुनिए। यानी ऐसा कौन सा भाग है इसमें त्रुटि है, यानी कोई गलत है, कोई गलती है। आज बाजार में एक भी दुकान नहीं खुला। तो आज बाजार में एक भी दुकान, दुकान शब्द किस प्रकार का है? स्त्रीलिंग का है। तो जिस प्रकार का लिंग हो, क्रिया उसी रूप में होनी चाहिए। क्रिया उसी रूप में होनी चाहिए। तो क्रिया क्या? कर्म और कर्ता का अनुसरण करेगी। तो दुकान खुला की जगह क्या होना चाहिए था? खुली। आज बाजार में एक भी दुकान नहीं खुली, डी ऑप्शन सही होगा। अच्छा, ये एक तरीके से और पूछा जा सकता है कि इस प्रश्न में किस प्रकार की त्रुटि है, कौन सी त्रुटि है? तो आपने डी पहचाना। और अगर कभी आपसे पूछा जाए किस प्रकार की त्रुटि है यानी गलती है, तो आप कहोगे इसमें लिंग संबंधी त्रुटि है। लिंग संबंधी कैसी त्रुटि है? लिंग से संबंधित, क्योंकि खुली की जगह खुला लिखा हुआ है। अगले प्रश्न की ओर पढ़ते हैं। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो कौन सा ऐसा शब्द है जिसकी वर्तनी शुद्ध है और शेष की वर्तनी अशुद्ध है? ABCD में से क्या सही होगा? तो इसमें बी सही है। मुख्य रूप से शब्द क्या होता है? आर्द्र। आर्द्र, ऊपर भी रा लगा होता है दामे, और नीचे भी और लगा होता है। तो ये अगर लिखा जाए, ये आर्द्र होता है। लेकिन हिंदी ग्रामर में रा के नीचे हलंत लगा के लिखने की परंपरा नहीं है। यदि रा स्वर रहित हो तो सामने वाले वर्ण के ऊपर लिखा जाता है, जिसे रेफ कहते हैं। क्या कहते हैं? रेफ। रेफ का रा। और ध्यान रखिएगा, रा जिसके ऊपर लगाया जाता है उसके तुरंत पहले बोला जाता है, नियम है। तो इस प्रकार से बी ऑप्शन इसका सही है। अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मैं खाना खाकर सो गया। इस वाक्य में किस प्रकार की क्रिया है? मैं खाना खाकर सो गया। ABCD में से कौन सा विकल्प इसका सही होगा?
कि मैं खाना खाकर सो गया। किस प्रकार की क्रिया है इसमें? तो ध्यान दीजिएगा, ये कर्ता तो मैं है, तो सबसे पहले इसने क्या किया? खाना खाया। इसने सबसे पहले खाना खाया, तत्पश्चात इसने क्या किया? ये सोया। तो दो काम किया, एक पहला काम समाप्त करने के बाद दूसरा काम किया, तो इसे हम कहते हैं पूर्वकालिक। एक काम करने के बाद दूसरा काम किया जाए उसे पूर्वकालिक कहते हैं। जब कर्ता एक क्रिया पूरी करके दूसरी क्रिया करता है तो पहली वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछ करके केवल उसका उत्तर देना ही अनिवार्य नहीं है, उसके बारे में डिटेल देना, ताकि उससे जुड़े हुए प्रश्न आ जाए तो भी आप उन्हें हल कर लें आराम से। अगला प्रश्न है, कौन सा मुहावरे का सही अर्थ नहीं है? गीत गाना, प्रशंसा करना। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर गीत गाना मुहावरा है और इसका अर्थ है प्रशंसा करना। चींटी की चाल, बहुत धीमी गति। छक्के छुड़ाना, हालत खराब होना। और घर में गंगा बहाना, तो सुविधा करना। यानी सबसे पहले दिए गए हैं मुहावरा और तत्पश्चात उसका दिया गया अर्थ। इसमें से कौन सा सही होना चाहिए? ध्यान दीजिएगा, जल्दबाजी में परीक्षा में आप गलत ही करेंगे, इसलिए प्रैक्टिस की जरूरत है। आपको लगेगा चारों सही हैं, इसमें से एक गलत है। और क्यों गलत है? उसमें एक त्रुटि छोड़ी गई है, एक नियम बदल दिया गया है, इसलिए आपको गलती उसमें नजर आएगी। तो सी ऑप्शन सही होगा। देखिए, छक्के छुड़ाना का मतलब होता है हालत खराब होना नहीं, हालत खराब करना। हालत खराब करना। और अगर हालत खराब होना है तो इसका होगा छक्के छूटना। छक्के छूटना तो हालत खराब होना, छक्के छुड़ाना तो किसी के छुड़ाए हैं तो हालत खराब करना। तो जल्दबाजी में आप जो है सही उत्तर इसका दें, ये ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन सही है, गलत ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगला प्रश्न, किस विकल्प में भवन भुवन शब्द युग्म सही है? शब्द युग्म खूब पूछे जाते हैं, दो शब्द हैं और जिस क्रम में है उसी क्रम में इसका जवाब होना चाहिए। भवन और भुवन किस क्रम में? पहला संसार और महल, फिर है घर और संसार, फिर घर और सुंदर, फिर घर और समुद्र। तो सबसे पहले आपको इनका अर्थ पता होना चाहिए, तब आप इनका उत्तर दे पाएंगे। तो भवन माने क्या होता है? घर। और भुवन कहते हैं संसार को। संसार, तुलसी जी ने क्या लिखा है कि लब निमेष मो भुवन निकाया और रचे जास अनुशासन माया। तो घर और संसार जहां पे लिखा है वो ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में कौन सा यौगिक शब्द है? कौन सा शब्द योग से बना है और कौन सा शब्द रूढ़ है? शब्दों के आधार पर तीन प्रकार के शब्द होते हैं, रूढ़ और यौगिक, और इन दोनों का यहाँ सम्मिश्रण हो जाता है उसे योग रूढ़ कहते हैं। इस पर कई बार चर्चा भी की जा चुकी है। लेखक, पुस्तक, विद्यालय और योगी, एबीसीडी में से कौन सा सही होगा? यौगिक। शब्द यौगिक पूछा गया, यौगिक का भी विच्छेद करके देख लो। योग एक यानी एक और जोड़ो, योग प्लस एक। सी ऑप्शन से विद्यालय, यहां विद्या प्लस आलय से बना है, विद्या प्लस आलय। शेष आपके जो हैं वो सभी रूढ़ शब्द हैं, शेष सभी रूढ़ है और विद्यालय यौगिक शब्द है। अगला प्रश्न है, चरण कमल बंदो हरिराय में कौन सा अलंकार है?
चरण कमल बन्नो हरिराई में कौन सा अलंकार है? श्लेष, उपमा, रूपक या अतिशयोक्ति? ABCD में से कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? तो यहां ध्यान दीजिएगा, यहां चरण कमल में क्या है? उपमेय का उपमान पर अभेद आरोप, अभेद आरोप है। और अगर अभेद आरोप हुआ तो अलंकार रूपक होता है। ध्यान दीजिएगा, अगर लिखा हो कमल सम चरण, ये सम लगा है, अलंकार हो जाएगा उपमा। और सम शब्द हटा दो, डायरेक्ट चरण कमल या कमल चरण कर दोगे, हो जाएगा रूपक, अभेद आरोप। अगला है आपका, इनमें से कौन अब्ज का अर्थ नहीं है? अब्ज, अगर आपको संधियां मालूम हो तो ये होता है अप प्लस ज, प प्लस ज। तो ध्यान दीजिएगा, वर्ग व्यंजन के प्रथम अक्षर के आगे यानी वर्ग व्यंजन के प्रथम वर्ण के आगे कोई स्वर या सघोष वर्ण या अंतःस्थ वर्ण आए तो ये वर्ण अपने तीसरे में बदल जाता है। काखा, गा, चाछा, जा, टाठा, रा, ताथा, दा और पाफा, बा। ये ध्यान रखना है। तो अप प्लस ज बराबर शब्द हो जाता है, पा बा में बदल जाएगा अब्ज। अप माने पानी, जा माने जन्मे, जो पानी से जन्मे। तो पानी से शंख भी जन्मता है, चंद्रमा भी जन्मता है, कपूर भी जन्म, मेघ नहीं, तो यही सही है, मेघ। तो जो पानी से जन्मे उसे अब्ज कहा जाएगा। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? मेघ। आगे देखते हैं, अगला है, शीतोष्ण में समास होगा। उत्तरेतर द्वंद्व, बहुत ही सही क्वेश्चन है। वैकल्पिक द्वंद्व होगा या समाहार द्वंद्व या इनमें से कोई नहीं। शीघ्रता से इस प्रश्न का अगर आप जवाब दें तो लगेगा कि हाँ कितना बेहतर आप पढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, द्वंद्व समास के कौन सा समास है? सभी द्वंद्व हैं। और द्वंद्व समास के 3 उपभेद होते हैं। 3 क्या होते हैं? उपभेद होते हैं, इतरेतर, वैकल्पिक, समाहार। तो ध्यान दीजिएगा, अगर इतरेतर है तो दोनों शब्दों के बीच में क्या लगता है? और। अगर वैकल्पिक है तो दोनों शब्दों के बीच में लगता है या अथवा। और अगर समाहार है तो बीच में कुछ लग के लास्ट में लगता है आदि या इत्यादि। अगर विग्रह करोगे तो शीतोष्ण शब्द होगा शीत या उष्ण, गर्मी या ठंडी। ये दोनों एक साथ तो हो नहीं सकती, या तो गर्मी होगी या ठंडी होगी। तो शीत या उष्ण, इस प्रकार से ये वैकल्पिक द्वंद्व है। ऐसे प्रश्नों के जवाब दिए जाते हैं। तो जितनी शीघ्रता के साथ 100 क्वेश्चन होंगे, जिनमें से हिंदी का जो टॉपिक है इसकी सबसे बड़ी समस्या जो आपके सामने आएगी वो पैराग्राफ पे होगी। इसलिए आप पैराग्राफ को कैसे पढ़ेंगे ये हम अभ्यास कराएंगे। तो प्रतिदिन ये आपका सेट होता रहेगा, प्रैक्टिस सेट। तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों दोस्तों को भेजें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जुड़ें। घर बैठे निःशुल्क इसका आनंद आप ले सकते हैं। तो कल फिर आपसे मिलते हैं, तब तक नमस्कार, जय हिंद।